साइंस 9.6 टिश्यूज़। तो क्लास 9 एनसीईआरटी साइंस, उसमें हम लोग चैप्टर देखते हैं टिश्यूज़। तो इसमें हम लोग बहुत ही बेसिक बातें देखेंगे और हम लोग देखेंगे कि हम लोग एग्ज़ाम में कैसे कुछ क्वेश्चंस को बना सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो टिश्यूज़ होते क्या हैं? तो टिश्यूज़ होते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स। पिछले चैप्टर में हमने सेल्स पढ़ा था। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो क्या है? व्हाट इज़ अ टिश्यू। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज़ अ टिश्यू। एक टिश्यू क्या होता है? तो यहाँ पर टिश्यू क्या होते हैं? तो टिश्यू होते हैं हमारे ग्रुप ऑफ सेल्स। और यहाँ पर दो चीज़ें ध्यान रखनी है, वो स्ट्रक्चर में सेम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, पर वो मिलकर एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ द टिश्यू। तो आंसर देखते हैं, क्वेश्चन से आंसर बनाएंगे। अ टिश्यू इज़ A tissue is a group of cells. A tissue is a group of cells. तो टिश्यू हमारे क्या होते हैं? सेल्स का समूह होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स that are similar in structure। तो वो स्ट्रक्चर में सिमिलर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। एंड दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, एंड या और, ठीक है, मतलब या तो हो भी सकते हैं और मिलकर एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, या फिर स्ट्रक्चर में थोड़े अलग अलग हो सकते हैं लेकिन मिलकर एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो एंड या और, वर्क टुगेदर, ये एनसीईआरटी की डेफिनेशन है, वही मैं लिख रहा हूँ। एंड और वर्क टुगेदर, साथ मिलकर काम करना। टू परफॉर्म या अचीव, टू हम लोग परफॉर्म लिख सकते हैं इसमें, टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। कोई एक फंक्शन हम लोग परफॉर्म करते हैं या वो टिश्यू परफॉर्म करते हैं। टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। तो टिश्यूज़ होते क्या हैं? जनरली वो सिमिलर स्ट्रक्चर होते हैं, कई बार नहीं भी होते हैं सिमिलर स्ट्रक्चर, बट दे वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। अब देखिए यहाँ पर एग्जांपल पूछा नहीं गया है, पर आप खुद से हमेशा एग्जांपल लिखिएगा। तो फॉर एग्जांपल कोई आप एक दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ ब्लड दे देता हूँ। आप और भी ज़्यादा दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। जाइलम है, फ्लोएम है, मसल है, ये हो गया। उसके बाद सबसे पहले जो हमें पढ़ना है, एनसीईआरटी से ही मैं पढ़ा रहा हूँ, तो वहाँ पर हमें सबसे पहले पढ़ना है प्लांट टिश्यू। अब प्लांट टिश्यू में दो तरह के टिश्यू होते हैं, एक हमारे पास होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक हमारे पास होता है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं? डिवाइडिंग टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं? डिवाइडिंग टिश्यू होते हैं, और वो कुछ स्पेसिफिक पोजीशन पर ही रहते हैं, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ आर ऑल्सो कॉल्ड डिवाइडिंग टिश्यूज़। दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ अ प्लांट के बढ़ने में, ठीक है। और वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और वो कितने टाइप के होते हैं? वो 3 टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है, नेम द 3 टाइप्स ऑफ, अगर पूछा जाए व्हाट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर प्रेजेंट इन प्लांट्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ग्रोथ। दे डिवाइड टू फॉर्म न्यू टिश्यूज, डिवाइड होते रहते हैं और वो ग्रोथ में मदद करते हैं। नेम द 3 टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक, स्पेलिंग आप एक बार देख लीजिएगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। और साथ में इसमें हम लोग एक और क्वेश्चन लिख सकते हैं कि वो कहाँ फाउंड होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं। वेयर आर दे फाउंड या प्रेजेंट, ठीक है। तो हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन से आंसर निकालेंगे। तो द 3 टाइप्स ऑफ
मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ आर। तो 3 तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ क्या होते हैं? तो सबसे पहला हमारा होता है एपिकल मेरिस्टम, उसके बाद इंटरकैलरी और उसके बाद लेटरल मेरिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एपिकल मेरिस्टम। तो पहला लिखेंगे ना, एक प्रॉपर सीक्वेंस में आप लिखिएगा, जब आप बोर्ड दीजिएगा आगे भी बढ़िएगा तो ऐसे ही सीक्वेंस में आप 11th 12th हमेशा अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। थोड़ा क्वेश्चन से आंसर बनाएंगे, फिर 1 2 3 4 पॉइंट ऐसे लिखेंगे। तो पहला हमारे पास होता है एपिकल मेरिस्टम। अब एपिकल मेरिस्टम कहाँ होता है? तो ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। तो यहाँ कहाँ फाउंड होते हैं? तो दे आर फाउंड, सेकेंड आंसर भी इसी के साथ लिख सकते हैं, दे आर फाउंड इन ग्रोइंग टिप्स ऑफ, दे आर फाउंड इन ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स, स्टेम्स एंड रूट्स। ठीक है, तो ग्रोइंग टिप्स में वो प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हमारा सेकंड क्या होता है? तो सेकंड हमारा होता है लेटरल मेरिस्टम। तो अब हम लोग सेकंड देखते हैं। यहाँ पर इंटरकैलरी, पहले इंटरकैलरी देख लेते हैं, वो बीच में प्रेजेंट होता है। तो सेकंड हमारा हो गया इंटरकैलरी मेरिस्टम। तो इंटरकैलरी मेरिस्टम कहाँ फाउंड होते हैं? आर सीन इन सम प्लांट्स, इज लोकेटेड नियर द नोड, दे आर फाउंड नियर द नोड। नोड क्या होता है? तो नोड एक पॉइंट या एरिया होता है जहाँ से लीव्स निकलते हैं, ब्रांचेस निकलती हैं, या कोई बर्ड निकलता है, फ्लावर्स निकलते हैं, उसे हम लोग नोड कहते हैं। तो दे आर फाउंड नियर द नोड, नियर द नोड। अब हम लोग तीसरा देखते हैं। तीसरा हमारे पास क्या होता है? तो तीसरा हमारे पास होता है लेटरल मेरिस्टम। पहला हो गया एपिकल मेरिस्टम, ये आप याद भी करते रहिएगा थोड़ा थोड़ा, है ना, और फिर रिवाइज करिएगा। एपिकल मेरिस्टम, टिप्स ऑफ स्टेम्स, रूट्स। दूसरा इंटरकैलरी मेरिस्टम, नियर द नोड। और तीसरा हमारे पास आता है लेटरल मेरिस्टम। तो थर्ड हमारे पास हो गया लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम क्या होता है? दीज आर प्रेजेंट इन द गर्थ ऑफ द, गर्थ मतलब ऐसे जो मोटाई होती है वैसा समझ सकते हैं। ठीक है, तो गर्थ ऑफ द स्टेम और रूट इंक्रीजेज ड्यू टू द लेटरल मेरिस्टम। ठीक है, इट इज़ फाउंड इन द स्टेम्स एंड रूट्स ही आप बोल सकते हैं, क्योंकि स्टेम्स और रूट्स में ही ये प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं? उसकी मोटाई को इंक्रीज़ करते हैं, जो उसकी मोटाई होती है उसको ये इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, ऐसे करके। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं द गर्थ ऑफ द स्टेम्स और रूट इंक्रीजेस। तो दे आर फाउंड इन स्टेम्स एंड रूट्स, दे आर फाउंड इन स्टेम एंड रूट्स। अगर आपको ध्यान होगा तो एपिकल मेरिस्टम भी स्टेम्स और रूट्स में फाउंड होते थे, लेकिन वो टिप पे होते थे। ये क्या होते हैं? अंदर की तरफ होते हैं, जो उसकी मोटाई को बढ़ाते हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं दे इंक्रीज द गर्थ, है ना। आप इसका एक बार प्रोनाउंसिएशन भी देख सकते हैं, गर्थ ऑफ द स्टेम एंड रूट्स। ओके, तो मैंने कुछ शॉर्ट में आंसर लिखवा दिया है। तो एक क्वेश्चन भी है आंसर में, वेयर इज एपिकल मेरिस्टम फाउंड? तो एपिकल मेरिस्टम इज प्रेजेंट या फाउंड एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। उसके बाद हमारा परमानेंट टिश्यू आता है। तो परमानेंट टिश्यू भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बनता है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब और ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो वो क्या करते हैं, मतलब जब वो फॉर्म होते हैं सेल्स, तो वो एक टास्क ले लेते हैं। ठीक है, वो कोई काम करना शुरू कर देते हैं, फिर वो अपनी एबिलिटी टू डिवाइड लूज़ कर देते हैं और वो परमानेंट बन जाते हैं, फिर वो और डिवाइड नहीं होते हैं। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से जो सेल्स ही हैं, तो सेल्स जब डिवाइड होकर नए सेल्स बनाते हैं तो वो कोई काम परफॉर्म करने लगते हैं। उनको कोई भी काम परफॉर्म करेंगे जब वो, तो अब फिर वो डिवाइड नहीं होंगे, एबिलिटी वो ख़त्म हो जाती है, तो फिर वो परमानेंट बन जाते हैं। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएशन एक प्रोसेस था
कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप अ परमानेंट शेप और साइज एंड अ फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। पर अभी हम लोग थोड़ा एग्जाम के लिए ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो कुछ हम लोग और आगे क्वेश्चंस देखते हैं। परमानेंट टिश्यू कितने टाइप का होता है, तो ये हम लोग लिख सकते हैं 2 टाइप का होता है ना। एक हमारा होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक हमारा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो एक बार हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यू देख लेते हैं, है ना। तो तीसरा क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, नेम द 3 टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यूज। नेम द 3 टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यूज। 3 टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यूज, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग आंसर देखते हैं। यहाँ पर जनरली नाम ही पूछा है तो हम लोग नाम ही लिख लेंगे, पर इसके बारे में कुछ कुछ हम लोग जानेंगे भी। तो यहाँ पर हम लोग आंसर में देखते हैं। तो क्वेश्चन से आंसर हम लोग बनाएंगे, तो द से शुरू करेंगे। द 3 टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यूज आर। सबसे पहला हमारे पास है पैरेनकाइमा। फिर उसके बाद हमारे पास है पैरेनकाइमा के बाद कॉलेनकाइमा। और कॉलेनकाइमा के बाद हमारे पास तीसरा है स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। अब क्या है, इसके बारे में कुछ और चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं, जैसे कॉलेनकाइमा कहाँ प्रेजेंट होता है, तो एपिडर्मिस के थोड़ा नीचे होता है। फिर आपका पैरेनकाइमा एपिडर्मिस के नीचे होता है। फिर कॉलेनकाइमा क्या प्रोवाइड करता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। स्क्लेरेनकाइमा क्या प्रोवाइड करता है, कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग कुछ जनरल चीज़ें लिख सकते हैं। हो सकता है MCQ में आ जाए एग्ज़ाम में, या फिर कुछ और तरह से एग्ज़ाम में आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकते हैं। तो अब हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 4 नहीं लिखते हैं, सबसे पहले कुछ बातें हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखते हैं हमारे पास पैरेनकाइमा। तो हमारे पास जो पहला पैरेनकाइमा होता है, उस पैरेनकाइमा में सबसे हमारे पास पहला होता है क्लोरेनकाइमा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ये पैरेनकाइमा का ही टाइप है, इसमें क्लोरोफिल होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं क्लोरोफिल इज प्रेजेंट। और जो हमारे पास इसका सेकेंड होता है, वो सेकेंड हमारे पास होता है एरेनकाइमा। एरेनकाइमा में क्या होता है कि जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, ये किस में प्रेजेंट होता है, एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक, एक्वा मतलब पानी, पानी में जो पौधे होते हैं उनमें ये प्रेजेंट होता है। और जैसे यहाँ पर एरन है तो आप एयर इससे सोच सकते हैं, तो एयर होता है तो वो फ्लोट करते हैं पानी में, ठीक है। तो एक्वेटिक प्लांट्स में एयर कैविटीज़ होती हैं, एयर प्रेजेंट होता है जो इनको मदद करता है फ्लोट करने, मतलब पानी में तैरने में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पैरेनकाइमा के बारे में। अब हम लोग इधर थोड़ा देखते हैं कॉलेनकाइमा के बारे में।
कॉलेनकाइमा किस में मदद करता है? तो कॉलेनकाइमा प्लांट्स को फ्लेक्सिबिलिटी देता है। हम लोग देखते हैं कि कुछ जो स्टेम्स वगैरह होते हैं, तने होते हैं, जो छोटे प्लांट्स होते हैं या फिर बड़े प्लांट्स के भी जो थोड़े छोटे छोटे तने होते हैं, पतले पतले, उसको हम लोग मोड़ सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। तो वो कॉलेनकाइमा टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी। तो वो क्या करता है? फ्लेक्सिबिलिटी देता है, तो वो बेंड हो सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग, ब्रेक नहीं होते हैं, बेंड हो जाते हैं। उसके बाद तीसरा हमारे पास है स्क्लेरेनकाइमा। तो स्क्लेरेनकाइमा क्या करता है? प्लांट्स को हार्ड बनाता है, हार्डनेस, जैसे फ्लेक्सिबल बनाता है, बेंड कर सकते हैं, ये हार्डनेस देता है, ठीक है। तो हार्डनेस, ठीक है। और जैसे जो हार्ड कवरिंग ऑफ होता है सीड्स एंड नट्स, कहाँ का प्रेजेंट होता है? तो एक तो हस्क ऑफ कोकोनट, कोकोनट का जो बाहर का हस्क होता है, जो स्टिफ होता है, उसमें प्रेजेंट होता है। हस्क के क्वेश्चन भी पूछा गया है, हस्क ऑफ कोकोनट पूछा जा सकता है। हस्क ऑफ कोकोनट में क्या होता है? पेरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, एरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। तो हम लिखेंगे स्क्लेरेनकाइमा होता है। और हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स, जो सीड्स ऑफ नट्स की हार्ड कवरिंग होती है, उसमें भी प्रेजेंट होता है। तो हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स, ठीक है। तो ये कुछ बातें हुई। उसके बाद हमारे पास, तो हम लोग कह सकते हैं ये स्ट्रेंथ भी देता है ना, हार्डनेस के साथ साथ स्ट्रेंथ भी लिख सकते हैं। स्क्लेरेनकाइमा प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू द प्लांट। तो इससे कुछ बेसिक क्वेश्चंस हमारे बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एपिडर्मिस क्या होता है? तो एपिडर्मिस होता है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल्स, इज नोन एज एपिडर्मिस। तो जो आउटर मोस्ट लेयर होता है उसको एपिडर्मिस बोलते हैं। प्लांट्स में भी होता है और आपका एनिमल्स में भी होता है। तो ये क्वेश्चन हमने किया था, तो हम लोग शायद 3 क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम लोग चलते हैं अपने 4th क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो 4th क्वेश्चन हम लोग एक क्वेश्चन ले सकते हैं कि व्हाट इज एपिडर्मिस, है ना, छोटा सा क्वेश्चन है। एपिडर्मिस क्या होता है? What is एपिडर्मिस? तो एपिडर्मिस क्या होता है? तो एपिडर्मिस हमारा होता है आउटर मोस्ट लेयर। तो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स इज नोन एज एपिडर्मिस। तो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स is known as एपिडर्मिस। तो जो आउटरमोस्ट लेयर होता है सेल्स का, उसको हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जो एपिडर्मिस होता है लीव्स का, ठीक है, उसमें ना स्टोमेटा होता है। उसका सिंगुलर होता है स्टोमा, प्लूरल होता है स्टोमेटा। तो स्टोमेटा का आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप स्टोमेटा का फंक्शंस बताइए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब हम लोग देखते हैं स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है। तो एक तो गैसेस एक्सचेंज में वो मदद करता है, कार्बन डाइऑक्साइड वो लेता है, फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम लोग एक बार ये क्वेश्चन देख लेते हैं कि व्हाट इज द फंक्शन या व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा। 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। What are the functions of स्टोमेटा? तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन से आंसर लेंगे। तो हम लोग द से शुरू करते हैं, द फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा, और क्योंकि प्लूरल है तो आर लिख देंगे। तो आंसर में the functions of स्टोमेटा आर, स्टोमेटा के फंक्शंस हैं।
सबसे पहला गैसियस एक्सचेंज, गैसेस को एक्सचेंज करने में मदद करता है। तो स्टोमेटा अलाउज द CO2 टू इंटर फॉर फोटोसिंथेसिस। तो स्टोमेटा, जो स्टोमेटा होता है ना, मान लेते हैं यहाँ पर वो प्रेजेंट होता है। तो स्टोमेटा से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो अंदर की तरफ आता है। तो स्टोमेटा हेल्प्स CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड टू एंटर inside the leaves, to enter inside the leaves for photosynthesis। फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 इसी के अंदर से आता है। एक आप और लिख सकते हैं, स्टोमेटा हेल्प्स ऑक्सीजन टू एग्जिट आउटसाइड द लीफ। तो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बाहर आता है, ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हैं। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है इसका ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स। तो लीव्स में वेपर के फॉर्म में जो वाटर लॉस होता है उसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं, वो भी स्टोमेटा के ज़रिए ही होता है। तो स्टोमेटा हेल्प्स इन ट्रांसपिरेशन। स्टोमेटा हेल्प्स इन ट्रांसपिरेशन। तो एक क्वेश्चन भी आ सकता है ट्रांसपिरेशन क्या है, तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। लॉस ऑफ वाटर, वाटर का लॉस इन द फॉर्म ऑफ वेपर, वेपर के रूप में। लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, ठीक है। तो लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। तो ये हमारे स्टोमेटा के बारे में था, इसको हमने पूरा किया। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। आगे हमारे पास एक आता है कॉर्क। कॉर्क क्या होता है? तो कॉर्क होता है एक प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है, जो बार्क या जो स्टेम होता है, ब्रांच होता है, उसके सबसे बाहर में जो हार्ड मतलब सब्सटेंस जैसा होता है, टिश्यू जो होता है, उसे हम लोग कॉर्क बोलते हैं। तो व्हाट इज़ कॉर्क में हम लोग लिख सकते हैं, कॉर्क इज़ अ प्रोटेक्टिव टिश्यू that forms the outermost layer of the bark, ठीक है। तो हम लोग एक यहाँ क्वेश्चन शायद 6 नंबर था, तो आप देख लीजिएगा नंबरिंग। 6 नंबर हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं। तो हमारे पास हो गया कॉर्क, है ना। तो अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज कॉर्क। तो कॉर्क क्या होता है? तो कॉर्क होता है आउटर मोस्ट लेयर, एक प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है, वो प्रोटेक्ट भी करता है। तो आप थोड़ा तोड़ के पढ़िएगा ना, और थोड़ा करके तो धीरे धीरे हो जाएगा, रिवाइज करिएगा। तो कॉर्क इज व्हाट इज द कॉर्क? तो कॉर्क इज व्हाट इज कॉर्क? तो कॉर्क इज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू Cork is a protective tissue present in the, कहाँ रहता है? outermost layer of the bark, present in the outermost layer of the bark। तो ये हमारा कॉर्क होता है, आउटर मोस्ट लेयर में प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कुछ एक प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। इसके बारे में और भी ये कैसे प्रोटेक्ट करता है, पर अभी हम लोग आगे चलते हैं। शॉर्ट में अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सब हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यू थे, स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा। अब हम लोग देखते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हम लोग को पढ़ना है जाइलम और फ्लोएम। तो एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, व्हाट आर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, गिव एग्जांपल्स। व्हाट आर कॉम्प्लेक्स
what are complex permanent tissues, give examples। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ क्या होते हैं, उसके एग्जांपल्स हम लोग को देखने हैं। तो यहाँ पर आंसर में हम लोग देखते हैं, तो क्वेश्चन से हम लोग आंसर बनाएंगे। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ आर complex permanent tissues are the tissues, complex permanent tissues are the tissues made up of मतलब बने होते हैं, ये सब कुछ चीज़ें जो कई जगह आप आंसर्स में देखिएगा। are the tissues made up of more than one type of cells, made up of more than one type of cells। तो एक से ज़्यादा सेल्स है ना, तो ये अलग अलग स्ट्रक्चर, जैसे आपने देखा होगा व्हाट इज़ अ टिश्यू, तो टिश्यू या तो सिमिलर स्ट्रक्चर हो या फिर वो एक साथ वर्क परफॉर्म करता हो, या फिर सिमिलर स्ट्रक्चर भी हो और एक साथ वर्क परफॉर्म भी करता हो, लेकिन इनके स्ट्रक्चर सिमिलर नहीं होते हैं, अलग अलग सेल से बने होते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर से, लेकिन ये सब मिलके एक एक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं मिलके। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ आर द टिश्यूज़ मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। ठीक है, एग्जाम्पल्स है, तो एग्जाम्पल्स में हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स में हमारे पास जाइलम है और उसके बाद हमारे पास फ्लोएम है, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, और एक बात और आपको याद रखना है, वस्कुलर बंडल, हो सकता है पूछा जाए व्हाट इज़ वस्कुलर बंडल, तो जाइलम और फ्लोएम को मिलाकर हम लोग कहते हैं वस्कुलर बंडल। वस्कुलर बंडल्स में दो चीज़ें आते हैं, जाइलम और फ्लोएम, उन दोनों को मिला के कहते हैं वस्कुलर बंडल्स। तो इन दोनों को मिला के हम लोग कहते हैं, आप ध्यान रख सकते हैं, वस्कुलर बंडल्स। तो इन दोनों को हम लोग मिला के क्या कहते हैं, वस्कुलर बंडल्स कहते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है शॉर्ट में कि जाइलम में क्या क्या होता है और फ्लोएम में क्या क्या होता है। ठीक है, तो जाइलम में 4 चीज़ें होती हैं और हमारी फ्लोएम में 5 चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट टुगेदर मेक अप द जाइलम एंड व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्लोएम। ठीक है, तो उसके पहले हम लोग देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, तो एक क्वेश्चन, कौन सा नंबर क्वेश्चन था हमारा, 6, 7th या 8th नंबर था, है ना। तो 8 नंबर चलते हैं। ठीक है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, 8 नंबर है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, तो जाइलम एंड फ्लोएम का हमें फंक्शंस बताना है। तो कैसे आगे बढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कहाँ से शुरू करें, तो द से, द फंक्शंस ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, फिर पीछे आएंगे आर, तो द फंक्शंस ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम आर। ठीक है, तो आप क्वेश्चन ना छोड़ के नहीं आइएगा, कुछ कुछ क्वेश्चन लिख के, जैसे मैथ्स में हम लोग गिवन टू फाइंड और कुछ कुछ चीज़ें लिखते थे ना, वैसे साइंस में भी हम लोग करेंगे। बायो में तो ऐसे गिवन टू फाइंड तो हम लोग नहीं लिखते, पर फिजिक्स में आप ध्यान रखिएगा, बायो में कुछ क्वेश्चन से आंसर लिखिएगा, ऐसे एसएसटी में और फिर इंग्लिश में और जो भी और है हिंदी में। ठीक है, तो इन सब में क्वेश्चन से आंसर और कुछ चीज़ें ज़रूर लिख के आइएगा, ब्लैंक छोड़ के मत आइएगा कोई भी कॉपी। तो द से शुरू करते हैं, द फंक्शंस ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम
आर। तो जाइलम और फ्लोएम का फंक्शंस हम लोग देखते हैं। तो पहला हमारे पास क्या है, तो पहला हमारे पास है जाइलम। जाइलम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है वाटर, ठीक है, रूट से वाटर को ऊपर ट्रांसपोर्ट करता है। तो हम लोग इसको सिंपल लिख सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। तो जाइलम हेल्प्स इन, आपने देखा होगा हेल्प्स शब्द बहुत बार आया है, स्टोमेटा में भी आया था। तो हेल्प्स, ये सब कुछ शब्द है जो आप ध्यान रख सकते हो और हर क्वेश्चन में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो एक बेसिक इंग्लिश के लिए है, और जैसे जैसे आपकी इंग्लिश और अच्छी होती जाएगी आप अलग अलग तरह से घुमा के इसको सेम मीनिंग के साथ आप लिख सकते हैं। तो जाइलम हेल्प्स इन द, जाइलम हेल्प्स इन द, जाइलम हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। जाइलम हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। और अगला हमारे पास आता है फ्लोएम। कई बार क्या होता है कि इसमें दिक्कत होती है, जाइलम में वाटर होता है कि फूड, फ्लोएम में वाटर है फूड, तो आप रिवाइज करिएगा तो हो जाएगा, ठीक है। तो फ्लोएम, फ्लोएम हेल्प्स इन द, सिमिलर है, हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। तो ये क्या करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। बस हमारा हो गया ये क्वेश्चन, है ना, बेसिक में मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो अगला क्वेश्चन है कंस्टिट्यूएंट। जैसे जाइलम जो है वो बहुत पार्ट से मिलके बना है, उसी तरह जो हमारा फ्लोएम है वो भी बहुत सारे पार्ट से मिलकर बना है। तो एक बार हम लोग उनको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा। आप अपने हिसाब से नंबरिंग देख लीजिएगा अगर कुछ छूट गया है तो क्वेश्चन 9 हमारे पास है, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम का कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, मतलब वो किससे मिलकर बना है, वो हमें देखना है। आंसर में हम लोग देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन से आंसर बनाएंगे, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, फिर पीछे जाएंगे आर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। द constituents of xylem and phloem are। तो जाइलम और फ्लोएम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं, तो सबसे पहले लिखते हैं नंबर 1 में जाइलम। तो जाइलम में क्या क्या है, तो जाइलम में आपके सबसे पहले ट्रैकीड्स हैं, स्पेलिंग देख लीजिएगा, प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा। उसके बाद वेजल्स हैं, वेसल्स। उसके बाद हमारे पास है जाइलम पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा आपको ध्यान होगा सिंपल टिश्यू में था, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। बार बार रिवाइज करिएगा, बीच बीच में रिवाइज करिएगा, धीरे धीरे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जाइलम पैरेन्काइमा, तो यहाँ पर हमारे पास हो गया जाइलम पैरेन्काइमा। और जो फोर्थ हमारे पास है वो हमारे पास है जाइलम फाइबर्स, जाइलम फाइबर्स। तो ये हमारे पास हो गया। अगला हम लोग चलते हैं। तो अगला हमारे पास क्या है, तो अगला हमारे पास फ्लोएम है। तो अब नंबर 2 देखेंगे हम लोग। तो फ्लोएम में 5 तरह के सेल्स होते हैं। तो क्वेश्चन भी यहाँ पूछा गया है, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्लोएम। तो यहाँ पर मैंने दोनों को एक ही क्वेश्चन में बना दिया है, ठीक है। तो 1 नंबर हो गया था। अब हम लोग सेकंड देखते हैं, फ्लोएम। तो फ्लोएम में 5 तरह के कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं। तो सबसे पहला हमारा आता है सीव सेल्स, इसको अच्छे से लिख देंगे।
तो ये हमारे पास हो गया सीव सेल्स, और उसके बाद हमारे पास आता है सीव ट्यूब्स। तो ये हमारा हो गया सीव ट्यूब्स। उसके बाद आता है कंपेनियन सेल्स, अब उसके बाद जाइलम जैसा है, जैसे हमारे पास था जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स, उसी तरह हमारे पास है फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। तो ये हमारे पास हो गया फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। तो यहाँ पर जैसे हमारे पास था जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स, उसी तरह हमारे पास है फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। तो ये कुछ बेसिक बातें थी, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है, जैसे एक क्वेश्चन और है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल टिश्यूज़ एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़, ठीक है। तो उसको भी आप देख सकते हैं कि सिंपल टिश्यूज़ एक तरह के सेल से बना होता है, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ एक से ज़्यादा सेल से बना होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर्स अलग अलग होते हैं, आप एग्जांपल्स उसमें देख सकते हैं। लेकिन अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग देखते हैं एनिमल टिश्यूज़ के बारे में। तो एनिमल टिश्यूज़ में हम लोग को बेसिक डिफरेंशिएशन पता है कि कैसे डिफरेंशिएट हुए थे। एपिथेलियल टिश्यू आता है, एपिथेलियल टिश्यू के बाद मस्कुलर टिश्यूज़ आते हैं, उसके बाद कनेक्टिव टिश्यूज़ आते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ के बाद हम लोग देख सकते हैं कि एडिपोज टिश्यूज़ आते हैं, फिर मसल्स आते हैं, मस्कुलर टिश्यूज़। तो हम लोग एक एक करके इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं एपिथेलियल टिश्यूज़। एपिथेलियल टिश्यूज़ में हमारे पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गिव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, उसके बाद स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, सीलिएटेड, ठीक है। पर इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन से बॉडी पार्ट में किस तरह का एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। जैसे अगर क्वेश्चन आ गया ऑसोफेगस, तो ऑसोफेगस में क्या होता है, सिंपल होता है कि आपका स्ट्रेटिफाइड होता है, ठीक है। तो वो सब हमें ध्यान रखना है। तो हम लोग अभी इसको छोड़ते हैं, हम लोग क्या करते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ में पढ़ते हैं, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, तो सबसे पहले हमारा ब्लड आता है, ब्लड के बाद बोन आता है, बोन के बाद हम लोग देखते हैं लिगामेंट्स और टेंडेंट्स, ये दोनों हमारे इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये सिंपल एमसीक्यू में आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, 1 मार्क में आ सकता है। तो व्हाट आर लिगामेंट्स एंड टेंडेंट्स? व्हाट आर ligaments and tendons। तो लिगामेंट्स और टेंडन्स क्या होते हैं? तो लिगामेंट्स क्या करते हैं, लिगामेंट्स कनेक्ट करते हैं टू बोन्स को, ठीक है। तो बोन और बोन को जो कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से, उसको हम लोग बोलते हैं लिगामेंट्स। और टेंडन्स क्या होते हैं, वो कनेक्ट करते हैं मसल और बोन्स को। तो ये दोनों का डिफरेंस हमें ध्यान रखना है। तो आंसर में हम लोग सबसे पहले लिगामेंट्स के बारे में लिखते हैं। तो लिगामेंट्स कनेक्ट टू बोन्स। तो ये हमारे पास हो गया लिगामेंट्स कनेक्ट टू बोन्स। उसके बाद टेंडेंस हो गया। अब टेंडेंस क्या करता है, तो टेंडेंस मसल और बोन को कनेक्ट करता है। तो टेंडेंस कनेक्ट मसल टू बोन्स, ये इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बेसिक क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। उसके बाद हमारे पास अलग अलग तरह के टिश्यूज़ हैं, ठीक है। फिर हमारे पास एडिपोज टिश्यू हैं। तो एडिपोज टिश्यू में फैट स्टोर होता है। तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फैट स्टोरिंग टिश्यूज़ आर कॉल्ड। तो फैट स्टोरिंग टिश्यूज़ क्या होते हैं, तो एडिपोज टिश्यूज़ होते हैं। ये सब चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं। तो जैसे अगर क्वेश्चन आ गया फैट स्टोरिंग टिश्यू, फैट्स कहाँ स्टोर होते हैं, तो एडिपोज टिश्यू में। तो फैट्स स्टोरिंग टिश्यूज़, तो ये हमारा हो गया एडिपोज टिश्यू।
फिर उसके बाद हमारा और क्वेश्चन आ सकता है जैसे एरियोलर टिश्यूज़ का फंक्शंस क्या है। तो इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स, इट सपोर्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स, अलग अलग तरह से आ सकता है। उसके बाद जैसे क्वेश्चन है कि लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल उसमें कौन सा टिश्यू है, वस्कुलर बंडल क्या होते हैं, बोन कौन सा टिश्यू है। तो ये सब कुछ कुछ है ना जो एक लाइन के आपके पास क्वेश्चंस है, उनको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अब हम लोग आगे चलते हैं मस्कुलर टिश्यू में। तो फिर से क्वेश्चन आ सकता है नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू। तो 3 हम लोग को ध्यान रखना है। सबसे पहला हमारा हो गया मतलब मसल फाइबर्स है ना, यहाँ पर मसल फाइबर्स है। तो द 3 टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स, ठीक है। तो एक हो गया स्ट्रेटेड मसल, दूसरा हो गया स्मूथ मसल, तीसरा हो गया कार्डियक मसल। तो टिश्यू भी आप कह सकते हैं, फाइबर्स भी कह सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है वॉलेंट्री मसल। तो इसको हम लोग देखते हैं, इसे हम लोग स्ट्रेटेड मसल्स भी कहते हैं। तो व्हाट आर वॉलेंट्री मसल्स, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो ये कौन सा नंबर था, तो आप नंबर देख लीजिएगा, मैं आगे बस क्वेश्चन लिख देता हूँ। तो व्हाट आर वॉलेंट्री मसल्स, ठीक है। तो 3 तरह के मस्कुलर टिश्यूज़ थे, स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यूज़, स्मूथ मस्कुलर टिश्यू, कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। तो पहला हम लोग देखते हैं व्हाट आर वॉलेंट्री मसल्स, या इसका एक और नाम है स्ट्रेटेड मसल्स। तो वॉलेंट्री मतलब जिसको हम लोग अपने अकॉर्डिंग मूव, जैसे हाथ, इसको अपने अकॉर्डिंग हम लोग मूव कर सकते हैं इसी से, ठीक है। जैसे पैर हो गए, ठीक है। तो ये सब हो गए वॉलेंट्री मसल्स। मसल्स दैट वी कैन मूव बाय कॉन्शियस विल, कॉन्शियस विल मतलब अपने अनुसार हम लोग उसको मूव कर सकते हैं। तो आंसर, तो वॉलेंट्री मसल्स आर, स्ट्रेटेड भी आप लिख सकते हैं, वॉलेंट्री भी लिख सकते हैं, कोई भी एक से हम लोग आंसर बना सकते हैं। वॉलेंट्री मसल्स आर the muscles that we can move, that we can move, that we can move by conscious विल। तो जो हम लोग कॉन्शियस विल से मूव कर सकते हैं उसे हम लोग वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स के लिए तो मसल्स ऑफ अवर लिम्स, लिम्स मतलब हाथ हो गए, पैर हो गए। तो जनरली अगर एग्जांपल ना भी पूछा गया हो तो हम लोग एग्जांपल दे सकते हैं। एग्जांपल्स हमारे पास हो गए मसल्स प्रेजेंट इन अवर लिम्स, muscles present in our limbs, ठीक है। तो ये हमारे पास वॉलेंट्री मसल्स हो गए। उसके बाद अगला हमारे पास आता है इनवॉलेंट्री मसल्स, या फिर इसको हम लोग स्मूथ मसल्स भी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देख लेंगे, आप नंबरिंग करते जाइएगा आगे की। व्हाट आर, यहाँ मैं लिख देता हूँ बस इनवॉलेंट्री मसल्स, और इसको हम लोग स्मूथ मसल्स भी कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कैसे हम लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं। जैसे व्हाट इज़ होमोजेनियस मिक्सचर और व्हाट इज़ हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो डेफिनेशन सेम रहेगी, बस थोड़ा सा अंतर रहेगा, एक में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक में नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो व्हाट आर इनवॉलेंट्री और स्मूथ मसल्स, ठीक है। तो इनवॉलेंट्री या स्मूथ मसल्स क्या होते हैं। तो इनवॉलेंट्री मसल्स कुछ कुछ चीज़ें हम लोग चेंज कर देंगे, तो ये वी छोटा हो जाएगा, आई बड़ा हो जाएगा। तो इनवॉलेंट्री मसल्स आर द मसल्स दैट वी कैन की जगह बस कैन नॉट हो जाएगा, दैट वी कैन नॉट मूव बट बाय अवर कॉन्शियस विल। तो हम लोग मूव या स्टॉप नहीं कर सकते हैं। जैसे हमारी हार्ट बीट हो गई, हार्ट के मसल्स हो गए, कार्डियक मसल्स, उनको हम लोग अपने विल से स्टार्ट या स्टॉप नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं। फिर आइरिस ऑफ द आई हो गई, ठीक है। तो आइरिस लिख देते हैं, आई की जो आइरिस है वो हम लोग अपने अनुसार मूव नहीं कर सकते, ठीक है।
कॉन्ट्रैक्शन और एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स वो लिख सकते हैं। मूवमेंट ऑफ फूड इन एलिमेंट्री कैनल, ये भी अच्छा एग्जांपल है। एलिमेंट्री कैनल के बारे में हमें क्लास 10th में पढ़ना है बायो में, लाइफ प्रोसेसेस में, तो इसको हम लोग देख लेते हैं एग्जांपल में। तो ये हमारे पास एग्जांपल हो गया। तो एग्जांपल क्या है? मूवमेंट ऑफ फूड इन एलिमेंट्री कैनल। मूवमेंट ऑफ फूड इन एलिमेंट्री कैनल, तो ये हमारे पास हो गया। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ कार्डियक मसल्स। तो कार्डियक मसल्स भी इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं, पर वो हमारे हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, तो उसको अलग से हम लोग पढ़ते हैं कार्डियक मसल्स को। तो कार्डियक मसल्स आर इनवॉलेंट्री मसल्स दैट आर प्रेजेंट इन हार्ट, ठीक है, या द मसल्स ऑफ द हार्ट आर नोन एज कार्डियक मसल्स, ठीक है। हार्ट के मसल्स सिलेंड्रिकल होते हैं, ब्रांच होते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है न्यूक्लिएटेड होते हैं, यूनी न्यूक्लिएटेड या मल्टी न्यूक्लिएटेड, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो एक क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं, व्हाट आर कार्डियक मसल्स। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट आर कार्डियक मसल्स। व्हाट आर कार्डियक मसल्स, और इनके 3 फीचर्स भी हैं एनसीईआरटी अनसॉल्व में, तो फीचर्स भी हम लोग देख सकते हैं। गिव 3 फीचर्स, इसके बारे में 3 फीचर्स देने हैं, कैसे होते हैं। गिव 3 फीचर्स, ठीक है। तो सबसे पहले व्हाट आर कार्डियक मसल्स। तो कार्डियक मसल्स आर, ऐसे हम लोग शुरू करेंगे, तो हम लोग आंसर देखते हैं। कार्डियक मसल्स आर इनवॉलेंट्री मसल्स, मतलब हमारे कॉन्शियस विल से हम लोग उसको मूव या स्टॉप नहीं कर सकते, हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं दैट आर इन आवर कंट्रोल, पर ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स। तो कार्डियक मसल्स आर इनवॉलेंट्री मसल्स। कार्डियक मसल्स आर इनवॉलेंट्री मसल्स दैट आर प्रेजेंट इन अवर हार्ट। कार्डियक है ना, हार्ट के लिए यूज़ होता है, कार्डियक, कार्डियोलॉजी, ऐसे करके बहुत सारे टर्म्स होते हैं जो हार्ट के लिए प्रयोग होते हैं। तो कार्डियक मसल्स आर इनवॉलेंट्री मसल्स दैट आर प्रेजेंट इन आवर हार्ट, जो हमारे हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इनके फीचर्स देखते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं 3 फीचर्स, और ये हम लोग खुद से जोड़ सकते हैं, प्रैक्टिस के संग आप इसको जोड़ सकते हैं। 3 फीचर्स ऑफ कार्डियक मसल्स आर, कार्डियक मसल्स के 3 फीचर्स हैं। 3 फीचर्स ऑफ कार्डियक मसल्स आर। तो 3 फीचर्स क्या होते हैं? पहला तो ये सिलेंड्रिकल होते हैं, ठीक है, सिलेंड्रिकल होते हैं, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ सिलेंड्रिकल। दूसरा हमारे पास ब्रांच्ड होते हैं, तो ये हमारे पास हो गए ब्रांच्ड। और तीसरा हमारे पास ये यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं, एक ही न्यूक्लियस रहता है, ठीक है। तो सेल में तो यूनी न्यूक्लिएटेड, एक न्यूक्लियस रहता है, यूनी न्यूक्लिएट या यूनी न्यूक्लिएट हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर। यूनी न्यूक्लिएट होते हैं एक न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरा हुआ। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड और कार्डियक मसल्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो स्ट्रेटेड मसल्स हमने देखा हमारे लिम्स में, हैंड में, लेग में। उसके बाद अनस्ट्रेटेड मसल्स कहाँ होते हैं? स्टोमक में होते हैं, आइरिस में होते हैं, इंटेस्टाइन जो एलिमेंट्री कैनल हमारा है उसमें, ठीक है, माउथ में होते हैं। कार्डियक मसल्स कहाँ होते हैं? तो कार्डियक मसल्स हमारे हार्ट में होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा एक और टिश्यू आता है, नर्वस टिश्यू, ठीक है। तो नर्वस टिश्यू कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? तो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, इन तीनों जगह हमारे नर्वस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये हम लोग को ध्यान रखना है, ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में और हमारे नर्व्स में नर्वस टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है।
नर्वस सेल्स या न्यूरॉन्स क्या होते हैं, इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वेयर आर nervous tissues present। तो जो नर्वस टिश्यूज़ होते हैं वो नर्वस टिश्यूज़ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो हम लोग आंसर में देखते हैं। नर्वस टिश्यूज़ आर प्रेजेंट इन, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो एक तो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ मैंने लिख दिया ब्रेन। ब्रेन के बाद स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं, तो ये हमारा हो गया स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड के बाद हमारे नर्व्स में प्रेजेंट होते हैं, तो ये हमारे पास नर्व्स हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज़ न्यूरॉन, ड्रॉ अ स्ट्रक्चर एंड लेबल इट्स पार्ट्स। ठीक है, तो हमारे पास अगला क्वेश्चन हो गया व्हाट इज़ न्यूरॉन, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, बेसिक में पढ़ा है, और भी क्वेश्चंस हैं, पर बेसिक में हम लोग एक बार इस चैप्टर को देखें। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ अ न्यूरॉन, ड्रॉ a labeled diagram of a neuron। लेबल डायग्राम, ठीक है, लेबल्ड में लेबल आ गया, तो ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ अ न्यूरॉन। तो व्हाट इज़ अ न्यूरॉन, तो न्यूरॉन क्या होता है, नर्व सेल्स होते हैं। तो जो टिश्यू होता है उस टिश्यू में सेल्स होते हैं, तो नर्वस टिश्यूज़ के सेल्स को हम लोग न्यूरॉन्स कहते हैं। तो व्हाट इज़ अ न्यूरॉन, तो आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो अ न्यूरॉन इज़ द सेल ऑफ नर्वस टिश्यू। अ न्यूरॉन इज़ द सेल ऑफ नर्वस टिश्यूज़। तो यहाँ पर अ न्यूरॉन is the cell of the nervous tissues। तो न्यूरॉन क्या होता है, तो न्यूरॉन एक सेल होता है नर्वस टिश्यूज़ का। और फिर यहाँ पर हमारे पास जो डायग्राम है वो डायग्राम आप NCERT से देख सकते हैं। इसको आप और थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं, एस लगेगा या नहीं लगेगा उस अनुसार। तो यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं द सेल्स ऑफ द नर्वस टिश्यू आर कॉल्ड न्यूरॉन्स। ठीक है, अलग अलग तरह से आप इसको लिख सकते हैं, पर एक बेसिक आंसर आप ज़रूर लिखिएगा इसमें। अब इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है, उसमें लेबल भी, जैसे न्यूक्लियस हो गया, डेंड्राइट हो गया, नर्व एंडिंग, एक्सॉन हो गया। तो बेसिक में आपको एक्सॉन, डेंड्राइट ये सब आपको दिखाना है, मेंशन करना है, न्यूक्लियस आपको मेंशन करना है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर पूरा हुआ। उसके बाद और भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ डिफरेंसेस भी हैं। ठीक है, तो वो सब आप देख लीजिएगा NCERT में। तो बेसिकली इस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में कुछ पूछे जा सकते हैं, कुछ मल्टीपल चॉइस भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने अपने चैप्टर ब्रीफ में पूरा किया। फिर हम लोग और भी इसी तरह और चैप्टर्स करेंगे क्लास 9 NCERT के, और धीरे धीरे हम लोग क्लास 9 NCERT साइंस में आगे बढ़ेंगे।